हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम भी जल्दी से अपने लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढ लो, दीवान जी ने आराम से तकिए पर सिर टिकाते हुए कहा। उनकी आवाज़ में एक हल्की छेड़छाड़ थी। शायद तुम्हारा यह सख्त बॉस तुम्हारी हैप्पी लाइफ देखकर कुछ सीख जाए। उन्होंने जानबूझकर वेद की तरफ देखा, जो अब तक बस खड़ा हुआ उन्हें घूर रहा था। देविक जो खाना लेकर आया था उसने टिफ़िन खोला और उनके सामने रखते हुए कहा, अगर वेद गर्लफ्रेंड बना लेगा तो क्या उसका काम आप संभालेंगे? कमरे में एक सेकंड के लिए शांति छा गई। मैं करूँगा। क्या? कमरे में मौजूद हर कोई सन्न रह गया। वेद को छोड़कर उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि दीवान जी इतनी आसानी से मान जाएंगे। आप सच कह रहे हैं? वेद का गला थोड़ा भारी हो गया। क्यों करूँगा मैं? दीवान जी ने तुरंत सिर हिलाया। उनके चेहरे पर हल्की शरारत थी। लेकिन वेद, अगर तुम गर्लफ्रेंड बना लेते हो। उन्होंने लंबी सांस ली और फिर बोले, तो मैं मेक श्योर करूँगा कि यह नालायक तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी दे दिया करे। कम से कम तुम्हें वीकेंड के दिन ओवर टाइम तो नहीं करने दूंगा। और जब तुम शादी करोगे ना, तो मेरी तरफ से बहुत सारी गिफ्ट्स मिलेंगी। और उसके अलावा मैं कुछ और लोगों को हायर कर दूंगा जो तुम्हारा काम का लोड कम कर सकें। वेद बस खड़ा रह गया। कुछ सेकंड के लिए वह हिल भी नहीं पाया। क्या? वह पूरी तरह इमोशनली ओवरवेल्म महसूस कर रहा था। इतना कि उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, इतना कि वह लगभग रोने वाला था। और हाँ, तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगा मैं। दीवान जी ने अपनी बात खत्म की ही थी कि वेद ने फौरन हाँ में सिर हिला दिया। दीवान जी ने फिर दैविक की तरफ देखा और फिर बोले, देखो देखो कितना सेंसिबल बच्चा है वेद। एक बार में ही मेरी बात मान गया। तुम्हारी तरह जिद्दी और घमंडी नहीं है जो कभी मेरी बात सुनता ही नहीं। लेकिन वेद को यह तारीफ और भविष्य में मिलने वाले फ़ायदे कुछ ज़्यादा महंगे पड़ने वाले थे। वेद, अफ्रीका में जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ बहुत काम बढ़ गया है। मुझे लगता है वहाँ तुम्हारे जैसे किसी समझदार इंसान की ज़रूरत है। दैविक की यह बात सुनते ही वेद के चेहरे का रंग उड़ गया। सर, मेरा मतलब वह नहीं था। अपनी चीज़ें पैक कर लो और निकलने की तैयारी करो। सर सर, वेद लगभग रोने ही वाला था। उसने मदद के लिए दीवान जी की तरफ देखा। दीवान जी कुछ बोलेंगे, है ना? लेकिन दीवान जी तो मजाक के मूड में थे। उन्होंने एक लंबी सांस ली और गंभीर लहजे में बोले, वेद, कल से काम खत्म होने के बाद शाम को तुम मेरे साथ आ जाना। हम थोड़ी देर बात करेंगे और मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। मैं यहाँ अकेले भूतों की तरह पड़े पड़े बोर हो जाता हूँ। वेद को अब उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आई। बॉस, देखिए ना, मेरी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़, मैं अफ्रीका नहीं जाना चाहता। वेद ने दीवान जी की बातों का एडवांटेज लेने की सोची। ठीक उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला। एक गहरी आवाज़ कमरे में गूंजी, मैं हूँ दीवान सिंघानिया जी। कुछ ही पलों बाद एक बुरी हालात में तान्या अंदर आई। उसके कपड़े हल्के गंदे थे और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे, जैसे उसने कई दिनों से ठीक से नींद न ली हो। उसने कमरे में खड़े लोगों को नोटिस किया, फिर खुद को संभालते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोली, मिस्टर सिंघानिया, वेद, आप लोग भी इतनी सुबह सुबह यहाँ पर? अभी सुबह के 8 बजे भी नहीं हुए थे और अभी पेशेंट के विजिटिंग आवर्स शुरू नहीं हुए थे। तान्या ने अपना पुराना आईडी इस्तेमाल किया था अंदर आने के लिए। सीसीटीवी कैमरा से बचते हुए वह यहाँ तक पहुँच चुकी थी। किसने अंदर आने दिया तुम्हें? दैविक ने ठंडी आवाज़ में पूछा। यह एक्चुअली इतनी हिम्मत कर सकती है कि बिना किसी के परमिशन के यहाँ आ जाए? दैविक ज़्यादा कुछ नहीं बोला। वह इस अस्पताल के डायरेक्टर की इज्जत करता था, लेकिन वह इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मिस्टर सिंघानिया, प्लीज़ मुझे दूसरा मौका दे दीजिए। तान्या के चेहरे पर गहरी बेचैनी थी। मैं इस प्रोफेशन को छोड़ना नहीं चाहती। प्लीज़ मुझे इस अस्पताल में दोबारा काम करने दीजिए। उसकी आवाज़ लगभग गिड़गिड़ाने जैसी थी। दीवान जी, प्लीज़, इतने दिनों तक मैंने आपका ध्यान रखा। इतने दिनों तक मैं आपकी डॉक्टर रही। इस नाते मुझे एक और मौका दीजिए, प्लीज़। वह बहुत डिस्परेट थी। दीवान जी ने वेद की तरफ देखा और पूछा, क्या इसे मेडिकल प्रोफेशन से निकाल दिया गया है? जी बिग बॉस।
वेद ने सिर हिलाया और सख्त लहजे में कहा, जब कल आपकी हालत ख़राब हुई थी तो इसने कोई कोशिश तक नहीं की। इसके अलावा यह आपको परमानेंटली मारने की कोशिश कर रही थी। इसके इंटेंशंस बिल्कुल अच्छे नहीं थे। मिस अवनी, जिन्होंने कल आपका इलाज किया था, उन्होंने कहा कि यह डॉक्टर होना डिज़र्व नहीं करती है। इसलिए डॉक्टर भारद्वाज ने यह सब सुनने के बाद इसे इस प्रोफेशन से निकालने का फैसला किया है। वेद ने अपनी बात खत्म करने के बाद एक तीखी नज़र तान्या पर डाली। वह अब तक कांप रही थी, एक शैतान औरत की तरह। वह घटिया लड़की थी। उसके मन में मेरे खिलाफ गुस्सा था, इसलिए उसने हॉस्पिटल डायरेक्टर के सामने मेरी रेपुटेशन ख़राब कर दी। दीवान जी, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं हमेशा आपका अच्छे से ध्यान रखती थी। आपको याद होगा कि तान्या अपनी बात ख़त्म भी नहीं कर पाई थी कि अचानक देविक का चेहरा डार्क हो गया। उसके चारों ओर का ऑरा धीरे धीरे खतरनाक होता जा रहा था। इस औरत को अभी तक होश नहीं आया। वेद को भरोसा नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी सज़ा मिलने के बाद भी यह औरत सच मानने से इनकार कर रही है। और तो और अब मिस अवनी को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। क्या इसे लगता है कि वे लोग कल अंधे हो गए थे? क्या इसे लगता है कि अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बाद भी कोई सच को नकार देगा? मैं आपको एडवांस में बता दूं, वेद ने भौहें सिकोड़ते हुए सख्त आवाज़ में कहा। बोलने से पहले एक बार सोच लीजिए। वेद हमेशा दीवान जी और देविक के सामने मासूम और शांत दिखता था, लेकिन हकीकत में वह देविक से कम खतरनाक नहीं था। कल इस औरत ने मेरे बिग बॉस को मारने की कोशिश की थी और आज यहाँ आकर अपनी गलती मानने की जगह मिस अवनी को घटिया कह रही है। मिस अवनी, जिसने मेरे बिग बॉस की जान बचाई। बेवकूफ़ औरत, आज के बाद तुम्हारी फैमिली में से कोई भी मुंबई में कदम नहीं रख सकता। अचानक बेड पर लेटे हुए दीवान जी ने कड़क आवाज़ में कहा, बाहर निकाल दो इसे। तान्या यहाँ अपनी नौकरी की भीख मांगने आई थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके आने के बाद इन सब में उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाएगी। दीवान जी, तान्या की आवाज़ में गहरी चिंता थी। मैंने ऐसा क्या गलत किया जिसकी वजह से आप इतना गुस्सा हो गए? क्या सिर्फ कल की गलतफहमी की वजह से? वह अब भी खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रही थी। वह घुटनों के बल बैठ गई। प्लीज़ दीवान जी, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। दीवान जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे बात भी कर सको। अगर आप मुझे आज माफ़ नहीं करते तो मैं यहीं मर जाऊंगी। तो मर जाओ। दीवान जी को उसकी ज़िंदगी और मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वेद, वह चाकू उठाकर इसे दे दो। वेद ने वहीं रखा फ्रूट नाइफ उठाया और तान्या के सामने फेंक दिया। तेज आवाज़ हुई। धातु की ठंडी ठनक कमरे में गूंज गई। तान्या का दिल तेजी से धड़क उठा। सर। जब तान्या ने देखा कि उसकी मौत की धमकी देने के बाद भी दीवान जी उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी फैमिली बहुत गरीब है। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। जब से मैं छोटी थी तब से मेरी फैमिली की सारी उम्मीदें मुझ पर टिकी हुई है। मेरा सपना था एक डॉक्टर बनना जो लोगों की जान बचाए। डॉक्टर, क्या तुम वाकई इस प्रोफेशन के लायक हो? दीवान जी इरिटेट हो चुके थे। तुम्हें लगता है कि मैं बेहोश था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चला? तुम्हें लगता है कि मैंने तुम सब की बातें नहीं सुनी? तुम ही तो थी जिसने मुझे बेहोशी की दवाई और हार्ट शूटिंग मेडिसिन देने की बात उठाई थी। तुम्हें बताया गया था कि इससे मेरी जान चली जाएगी, मगर फिर भी तुम अपनी ज़िद पर खड़ी रही। दीवान जी के लिए यह औरत किसी डॉक्टर के लायक नहीं थी। वह लोगों की जान बचाने के लिए नहीं बल्कि लेने के लिए बनी थी। मैं तान्या पूरी तरह शौक में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सब कैसे हुआ। क्या दीवान जी ने कल सारी बातें सुन ली थी? उसका दिमाग सुन पड़ गया था। अब मैं क्या करूं? वह लड़की कल तुमसे कह रही थी कि बेहोशी की दवाइयां या फिर हार्ट शूटिंग मेडिसिन की वजह से मैं आधे घंटे में ही मर जाऊंगा। अगर मैं लकी नहीं होता और अगर वह लोग वहां से नहीं गुजर रहे होते और उसने मेरा इलाज नहीं किया होता तो आज तुम मर चुकी होती। तुम्हारे पास मुझसे माफ़ी मांगने का भी मौका नहीं होता। मैं तुम्हें इस प्रोफेशन और इस शहर से निकाल कर तुम पर एहसान कर रहा हूँ, वह भी सिर्फ भारद्वाज जी के लिए। लेकिन अगर तुमने मेरी सहनशीलता की परीक्षा ली तो तुम्हें इससे भी बुरी सज़ा मिलेगी। वह यंग लड़की बिल्कुल सही थी। तुम डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं हो। तुम डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं हो। दीवान जी, तान्या की आवाज़ कांप गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। तुम्हारी बातें खत्म हो गईं? अच्छा है। वेद, इसके साथ साथ वे डॉक्टर भी थे
जो मुझे बेहोशी का इंजेक्शन देना चाहते थे, और एक डॉक्टर ऐसा भी था जो सारा दोष उस यंग लड़की पर डालने की सोच रहा था। वे सारे डॉक्टर अयोग्य हैं, उन्हें अभी नौकरी से निकाल दो। और हाँ, तुम्हें क्या अभी तक जाना नहीं? क्या मैं किसी को बुलाऊं जो तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकाले? बिग बॉस, आपकी हेल्थ अभी ठीक नहीं हुई है, गुस्सा मत होइए। मिस तान्या, क्या आपको हिंदी में बातें समझ नहीं आती? वेद ने तान्या की तरफ ठंडे लहजे में देखा। तान्या समझ गई कि अब इस मामले में उसके पास कोई उम्मीद नहीं है, और वह धीरे से सॉरी बोलकर वहाँ से भाग गई। कौन थी वह लड़की? तान्या के वहाँ से जाते ही दीवान जी थोड़ा शांत हुए और दैविक की तरफ मुड़कर पूछा, क्या हमने उसे ठीक से धन्यवाद कहा? हमने उसे पहले ही एक ब्लैंक चेक दे दिया है, वेद ने उस लड़की के बारे में बात करते हुए कहा। उसकी आंखों में इज्जत साफ झलक रही थी। किसने सोचा था कि एक टीनेज लड़की एक मिरेकल डॉक्टर हो सकती है? सच बताइए, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह तो वहाँ से गुजर रही थी, और जब उन्हें आपकी कंडीशन के बारे में पता चला तो उन्होंने सबके ओपिनियन के खिलाफ जाकर आपकी जान बचाई। अगर वह नहीं होती तो पता नहीं ये डॉक्टर आपके साथ क्या करते। वह कितनी दयालु और काबिल है। दीवान जी की यादों में एक धुंधला सा मासूम चेहरा उभर आया। भले ही उस वक्त वह बेहोश थे, मगर फिर भी उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें खोली थी और अवनी का चेहरा देखा था। लेकिन वह थोड़ा धुंधला था, फिर भी उन्हें उसकी प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी थी। लेकिन बदकिस्मती से वह लड़की बहुत यंग है, और दैविक की सगाई पहले ही नैन्सी से हो चुकी है, वरना इस तरह की प्यारी सी पोता बहू होना कोई बुरी बात नहीं होती। क्या तुमने उस लड़की का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिया था? दीवान जी ने जल्दी से पूछा। मैं उसे पर्सनली मिलकर थैंक यू बोलना चाहता हूँ। यह सवाल सुनकर वेद थोड़ा हैरान हुआ, और उसने तुरंत दैविक की तरफ देखा। आखिर कल दैविक ने ही अवनी का नंबर लिया था। आप उसे परेशान नहीं करेंगे? दैविक ने तुरंत मना करते हुए कहा। क्या बात है? क्या मैं अपनी लाइफ सेवर से नहीं मिल सकता? क्या मैं उसे मिलकर धन्यवाद नहीं कह सकता? दीवान जी सोच रहे थे कि इतने सारे डॉक्टर्स मिलकर भी उन्हें बचा नहीं पा रहे थे, मगर उस यंग लड़की ने क्रिटिकल मोमेंट पर उन्हें बचा लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वह उन डॉक्टर से भी ज़्यादा स्किल्ड डॉक्टर है। अगर मुझे ठीक से याद है तो वह यंग लड़की 17 से 18 साल की थी, और मेरा तो एक पोता भी है जो इसी उम्र का है। अगर मैंने सही से प्लान किया तो वह इस परिवार का हिस्सा बन सकती है। क्या तुम्हारे पास उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है? दीवान जी को याद आया कि नंबर की बात सुनते ही वेद ने दैविक की तरफ देखा था। इसका मतलब दैविक के पास ही वह नंबर है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उसे जानबूझकर छिपा रहे हो या नहीं, लेकिन तुम्हें उसे मुझसे मिलवाना ही होगा। दीवान जी ने अपना फैसला सुना दिया। आखिरकार दैविक ने हार मान ली और बोला, वह यहाँ आएगी या नहीं, यह पूरी तरह उस पर डिपेंड करता है। दीवान जी का प्लान आखिरकार सफल हो गया। उनकी आंखों में एक चमक आ गई और वह जल्दी से बोले, ऑफ कोर्स। लेकिन उनकी मुस्कान जल्दी ही गायब हो गई जब उन्होंने दैविक के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखे। वह जान गए कि उनका पोता अब तक इस प्लान को लेकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। अगर वह यहाँ नहीं आई तो वह सिर्फ तुम्हारे उस ठंडे और ख़तरनाक नज़रिए की वजह से होगा, दीवान जी ने सख्त लहजे में कहा। दैविक को जाता देख उसे रोकते हुए दीवान जी ने गहरी सांस ली और कहा, रुको। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए आगे कहा, जब तुम उस लड़की से बात करो तो अच्छे से बिहेव करना, थोड़ा जेंटल रहना। अगर तुम्हें वैसा करना नहीं आता तो वेद से सीख लो, या फिर उससे ही बात करने दो। उसे डराना मत, समझे? वह लड़की उनकी फ्यूचर ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो सकती है। उनकी यह बात सुनकर दैविक के मन में हलचल मच गई। क्या मुझे सच में जेंटल रहना सीखना की ज़रूरत है? क्या मैं इतना ड्यूड हूँ कि दादाजी मुझे वेद से सीखने की सलाह दे रहे हैं? लेकिन इससे पहले कि दैविक कोई जवाब देता, वेद ने चुप्पी तोड़ी। बिग बॉस, प्लीज़ मेरी बैंड मत बजाइए। और सर, क्या आप अभी अभी अफ्रीका वाले प्रोजेक्ट के बारे में भूल गए हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, दीवान जी ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन उसने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम उससे रूडली बात नहीं करोगे। वह अपनी जगह से उठे और दैविक की आंखों में गहरी नज़र डालते हुए बोले, इस लड़की को मैं अपनी पोती के रूप में देखना चाहता हूँ। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उससे मिलो और उसे मेरे पास लेकर आओ। लेकिन याद रखना, तुम्हारा कोल्ड एटीट्यूड उसे डराना नहीं चाहिए।
देविक की आंखों में हल्की नाराजगी झलक उठी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तुम्हें यह लड़की लानी होगी देविक। दीवान जी के शब्दों में एक अलग ही अधिकार था। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मैंशन में एक भव्य नाश्ता तैयार किया गया था। सावन और गीता ने ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन अपनी दोनों बेटियों के सामने रखे। देखो, शेफ ने यह पेस्ट्री फ्रेश बनाई है। अवनी, यह तुम्हारे लिए है, ध्यान से खाना, यह अभी गर्म है। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा। नैन्सी, तुम स्कूल और ट्रिप के चक्कर में 1 महीने से बाहर थी, लगता है तुम बहुत पतली हो गई हो। चलो और खाओ, सावन ने प्यार से कहा। नैन्सी ने मीठी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मॉम, डैड, मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बचपन से ही यह सब खाती आ रही हूँ। आप मेरी बहन को और दीजिए, उसे इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। गीता ने यह सुनकर राहत की सांस ली और सोचा, नैन्सी कितनी समझदार है। अवनी के अचानक आने से उसे कोई जलन या गुस्सा नहीं हो रहा, बल्कि वह उसे अपनी बहन की तरह अपना रही है। जितना मैंने सोचा था, चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं लग रही हैं। डैड, यह रही आपकी ब्लैक टी। मुझे पता है कि आपको पेस्ट्री के साथ यह पसंद है। नैन्सी ने खड़े होकर सावन को चाय सर्व की और फिर गीता को भी कप पकड़ा दिया। मॉम, इंजॉय कीजिए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नैन्सी इतनी परिपक्व होगी। प्यार से मुस्कुराते हुए दोनों ने अपने चाय के कप उठाए और एक घूंट लिया। नैन्सी की नज़रों में चमक थी। वह ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। फिर उसने धीरे से एक नज़र अवनी पर डाली, जो शांति से अपना नाश्ता कर रही थी। क्या फ़र्क पड़ता है कि वह उनकी बायोलॉजिकल बेटी है। इतने सालों से साथ रहने के कारण कोई भी नैन्सी से ज़्यादा अपने माता पिता की पसंद नापसंद को नहीं समझ सकता। वहीं अवनी, जो बचपन से ही नकली मुस्कानों और दोहरे चेहरों के बीच पली बड़ी थी, भला नैन्सी की छोटी छोटी चालें कैसे न समझती। मगर उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वह पूरी शांति से अपनी प्लेट में रखी पेस्ट्रीज़ का मज़ा ले रही थी। सिस्टर, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है, नैन्सी ने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसका इशारा बिल्कुल साफ था, अपने लिए खुद सर्व कर लो। मगर वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अवनी ने बड़ी ही कैजुअली जवाब दिया, कॉफ़ी प्लीज़। नैन्सी का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। क्या वह कोई नौकरानी है जो उसके लिए कॉफ़ी सर्व करेगी? तुम अपनी बहन का बहुत ख्याल रख रही हो। सावन को यह गलतफहमी हो गई कि नैन्सी खुद अवनी के लिए कॉफ़ी बनाने जा रही है। वह मुस्कुराते हुए बोले, अवनी, नैन्सी ऐसी ही है, वह अपनी फैमिली की बहुत केयर करती है। अगर तुम उसके ऑफ़र को मना कर दोगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। अवनी ने नैन्सी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। फिर वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है, फिर तो मेरे लिए एक कप कॉफ़ी। सावन जी की बातें सुनकर नैन्सी एक मुश्किल स्थिति में फंस गई थी। इस समय वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने चेहरे पर एक मीठी मुस्कान सजाई और कॉफ़ी पॉट उठाकर अवनी के कप में कॉफ़ी डालने लगी। अपनी आंखों के कोने से उसने नोटिस कर लिया कि आज अवनी ने सफ़ेद रंग का शिफॉन ड्रेस पहना था। उसकी ड्रेस का फैब्रिक पतला और बेहद नाजुक था। अगर कॉफ़ी गलती से गिर जाए तो। ठीक उसी वक्त अवनी ने नैन्सी की ओर देखा और बिना किसी झिझक के ठंडे लहजे में कहा, ज़्यादा मत डालना। नैन्सी के चेहरे पर पल भर के लिए हैरानी आ गई। क्या उसने मेरी योजना पहले ही भांप ली? गुस्से में उसने अपने दांत भींच लिए, मगर चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए ऐसे नाटक करने लगी जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। मगर इस बार अवनी ने बिना कोई मौका दिए फिर से कहा, बस इतना ही, थैंक यू। अब नैन्सी के हाथ ठिठक गए। उसने चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लाते हुए कहा, अवनी, तुम कितनी सावधान हो। मैं इतने सालों से मॉम डैड के लिए चाय बनाती आ रही हूँ। मैंने कभी गलती से चाय गिराई नहीं। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें जला दूंगी? अवनी ने अपनी स्पष्ट और चमकती आंखों से उसकी तरफ देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैंने देखा कि तुमने मॉम डैड के कप में लगभग पूरी कॉफ़ी भर दी थी, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि मुझे थोड़ा कम चाहिए। उसका लहजा बेहद नर्म और सम्मानजनक था, मगर नैन्सी के कानों में एक छिपे हुए ताने की तरह गूंजा। अनु, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है घर पर, गीता जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनकी बेटी इतनी शालीन और अच्छे संस्कारों वाली होगी।
दूसरी ओर नैन्सी का व्यवहार उन्हें थोड़ा अजीब लगा, मगर उन्होंने सोचा कि शायद वह अनजाने में ऐसा कर रही हैं, इसलिए कुछ नहीं कहा। सावंत जी ने माहौल को हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, अनु, नैन्सी, तुम्हारे एग्ज़ाम के रिजल्ट्स जल्दी ही आने वाले हैं। क्या तुम दोनों ने सोचा है कि आगे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है? उन्होंने अपनी चाय का कप टेबल पर रखा और अपनी दोनों बेटियों को प्यार से देखने लगे। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में ही पढ़ूंगी, नैन्सी ने झट से जवाब दिया और अपनी कुर्सी पर सहज होकर बैठ गई। मुंबई यूनिवर्सिटी? यह सुनकर अवनी ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। उसकी नज़रों में एक अनोखा भाव था। नैन्सी को उसकी नज़रें महसूस हुई, मगर उसने बिल्कुल नॉर्मल दिखने की कोशिश की और आत्मविश्वास से मुस्कुराकर बोली, मेरे बहुत से क्लासमेट्स ने कहा कि वहाँ एडमिशन लेना मुश्किल है, लेकिन जब मैंने उसके एग्ज़ाम पेपर्स देखे तो मुझे बहुत आसान लगे। मुझे कोई प्रेशर महसूस नहीं हुआ। मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट हूँ कि वहाँ मेरा एडमिशन आसानी से हो जाएगा। मुंबई यूनिवर्सिटी हमारे देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, सावंत जी ने उत्साह से कहा, लेकिन फिर अचानक थोड़ा उलझन में पड़ते हुए बोले, लेकिन नैन्सी, मुझे याद है कि तुम्हारी तो हमेशा से विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छा थी, है ना? मैं भी यही सोचती थी, नैन्सी ने मुस्कुराकर कहा, मगर मुंबई यूनिवर्सिटी घर से ज़्यादा दूर नहीं है और कॉलेज के बाद मैं हर रोज़ घर भी आ पाऊँगी और आप सबके साथ समय बिता सकूँगी। मुझे यही ज़िंदगी चाहिए। बात करते हुए उसने जानबूझकर गीता जी का हाथ पकड़ लिया। हमें तुम्हारी पढ़ाई को लेकर कभी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी जब से तुम छोटी थी, सावंत जी ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। और अनु, तुम्हारा क्या? नैन्सी ने गीता जी का हाथ पकड़े हुए ही मीठी मुस्कान के साथ अवनी की ओर देखा और बोली, तुम भी अपने स्कूल में अच्छा करती होगी, है ना? तुमसे पहले पूछना भूल गई, तुम इससे पहले कौन से स्कूल में पढ़ती थी? अवनी ने चुपचाप उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? अचानक से उसने एलिगेंस के साथ नैपकिन से अपना मुंह पोंछते हुए पूछा। नैन्सी, जो आधा शरीर झुकाकर गीता जी के कंधे से सटी हुई थी, एक पल के लिए ठिठक गई। शायद अभी तक यह कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इतने लोगों के सामने यह थोड़ा अजीब लग रहा था। गीता जी ने हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, सच में थोड़ी गर्मी लग रही है। मैं एसी का तापमान थोड़ा कम कर देती हूँ। हाँ, नैन्सी कुछ सेकंड के लिए अवनी की सूझबूझ से प्रभावित हो गई, लेकिन उसने जल्दी से अपना एटीट्यूड संभाला और मुस्कुराकर पूछा, अनु, तुमने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हारे ग्रेड्स कैसे थे पहले? ठीक ठाक थे, अवनी ने शांत लहजे में जवाब दिया, मगर उसकी आंखों में हल्की मुस्कान खेल गई, जैसे वह नैन्सी के असली इरादों को भांप चुकी हो। और तुम्हारे जो एग्ज़ाम हुए थे, उनसे तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है? नैन्सी ने बड़े उत्साह से पूछा। अवनी ने पानी पीते हुए शांत स्वर में कहा, अभी कहना मुश्किल है। अनु, क्या तुम्हारी कोई फेवरेट यूनिवर्सिटी है? नैन्सी ने अपनी क्यूरियोसिटी बनाए रखते हुए पूछा। डैड तुम्हें उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला सकते हैं। अवनी ने अपने कप से कॉफ़ी का एक सिप लिया और पूरी फ्रैंकनेस के साथ बोली, मुझे यूनिवर्सिटी जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनते ही नैन्सी की भौहें हल्की सी उठ गई। उसने सोचा कि अवनी शायद पढ़ाई में बहुत कमज़ोर होगी, इसलिए वह खुद को बचाने के लिए ऐसा कह रही है। मुझे भी पहले स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, सावंत जी ने अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हुए कहा। लेकिन एक बार जब तुम्हारी दादी को पता चला कि मैं क्लास स्किप कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरी इतनी पिटाई की कि उसके बाद मैंने कभी भी स्कूल मिस नहीं किया। फिर अचानक उन्हें याद आया कि उनकी गुड़िया ने कहा था कि उसकी हॉबी पैसे कमाना है। यह सोचते ही उनके दिमाग में एक नया विचार आया। उन्होंने बड़े प्यार से अवनी की ओर देखा और पूछा, तो अनु, तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहती हो? तुम्हारा किसी स्पेशल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है या तुम सेलिब्रिटी बनना चाहती हो? अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मैं उसमें भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आजकल ज़्यादातर यंग लड़कियाँ इंटरनेट सेलिब्रिटी या एक्ट्रेस बनने का सपना देखती हैं। अगर उनकी बेटी के भी ऐसे कोई सपने हैं तो वह उसे हर तरह से सपोर्ट करेंगे। अवनी ने थोड़ा चौंकते हुए अपने कप से एक और घूंट लिया, जबकि नैन्सी का चेहरा शौक में पड़ गया। मैं सेलिब्रिटी नहीं बनना, अवनी ने जवाब दिया। तो फिर तुम क्या करना चाहती हो? कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है? फैशन डिज़ाइनिंग शायद। फैशन डिज़ाइनिंग अच्छी बात है।
ठाकुर साहब ने खुश होते हुए कहा, अभी तो तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं और इत्तेफाक से हमारे पास एक छोटी क्लॉथिंग कंपनी है जो घर के बहुत नज़दीक भी है, तुम जाकर उसे देख सकती हो। यह सुनकर अवनी स्पीचलेस हो गई। अगर तुम्हें लगे कि वहाँ कंपनी का बॉस बनना स्कूल जाने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हमारे पास बहुत सारे बिजनेस हैं और हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए, है ना। अपने डैड की बातें सुनकर अवनी हैरान हो गई और नैन्सी ने गुस्से में टेबल के नीचे अपनी फिस्ट टाइटन कर ली। क्या उनके डैड सच में अवनी को एक कंपनी देना चाहते हैं, सिर्फ खेलने के लिए? भले ही ठाकुर ग्रुप की इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी कंपनीज थी और वह क्लॉथिंग कंपनी सबसे बुरे हालातों में थी। वह सिर्फ 1 साल पहले ही शुरू की गई थी, मगर फिर भी वह एक कंपनी थी। अवनी को इस फैमिली में आए सिर्फ 1 दिन ही हुआ था और वह ऑलरेडी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकती थी। अगर तुम्हें कोई काम नहीं करना है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉम डैड तुम्हें रोज़ पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, तुम जो करना चाहो कर सकती हो। यह सुनकर अवनी फिर से स्पीचलेस हो गई। क्या ऐसे भी कोई चीज़ होती है? आसपास खड़े जो भी सर्वेंट्स थे उन्हें भी अवनी से जलन होने लगी। यही तो फ़र्क है अमीरों और गरीबों में। नैन्सी के नाखून उसके स्किन में गहराई तक धंस चुके थे, लेकिन उसके दिल में उससे ज़्यादा दर्द था। क्या हम अभी तुम्हारे फ़ोन पर तुम्हारी पॉकेट मनी ट्रांसफ़र कर दें? गीता जी ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा, मैं अभी के लिए 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र करती हूँ। ओके गुड़िया, तुम बताओ तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर क्या है? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अवनी बोली, क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत पैसे थे। ठीक है, फिर तो मैं 10 लाख रुपए बाद में ट्रांसफ़र कर दूंगी, अभी कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोचकर हमें बताना। यह सब सुनकर नैन्सी का दिमाग फटने वाला था। गुड़िया, अगर तुम्हें लगता है कि 10 लाख रुपए कम है तो मैं 20 लाख भेज देता हूँ, और अगर बैंक अकाउंट नहीं देना है तो मुझे अपना नंबर बताओ। तुम्हारे पास यूपीआई तो होगा, है ना? मैं अभी कर देता हूँ, सावन जी बोले। 20 लाख अच्छा रहेगा, गीता जी बोली। इसलिए अवनी ने आखिर में हार मानते हुए कहा, आप मुझे एड्रेस बता दीजिए। क्या? एक पल के लिए सावन और गीता जी हैरान रह गए। तभी अचानक उन्हें अपनी बेटी की दिलचस्पी समझ में आई। क्या वह सच में कंपनी चलाना चाहती हैं? यह बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ। गीता जी बहुत खुश हो गई। उन्होंने लोकेशन भेजने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत ही छोटी कंपनी है, अगर इसमें थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए और यह बंद भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हें अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे परिवार के पास बहुत सारी कंपनियां हैं, तुम जैसे चाहो वैसे मज़े कर सकती हो। अवनी थोड़ा असहज हो गई और वहीं दूसरी तरफ नैन्सी का चेहरा जलन के मारे फीका पड़ गया। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने अपनी मुस्कान बरकरार रखते हुए कहा, अवनी, जो कपड़े मॉम और डैड ने तुम्हें कल दिए हैं वे ऑफिस के लिए सूटेबल नहीं हैं। संयोग से आज मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं तुम्हें शहर के सबसे बड़े मॉल में ले जाऊंगी। मैंने सुना है कि तुम्हारे पुराने पेरेंट्स कुछ महीने पहले ही मुंबई आए थे, तो पक्का तुम अभी तक शॉपिंग मॉल नहीं गई होगी। यहाँ का सबसे बड़ा है ना? हाँ, यह अच्छा रहेगा, गीता जी ने खुश होकर कहा। अवनी अभी अभी आई है, हम तो उसे कहीं घूमने भी नहीं ले गए। गाड़ी तैयार करो। जैसे ही गीता जी ने अपनी बात खत्म की, अवनी ने शांत स्वर में कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर नैन्सी का चेहरा एक पल के लिए उतर गया, लेकिन फिर उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अवनी, यह सिर्फ शॉपिंग नहीं बल्कि बहनों के बीच बॉन्डिंग का भी मौका है। फिर कभी देखते हैं, अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसे थोड़ी देर अकेला रहना था क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें थीं जिन्हें उसे संभालना था। अवनी, तुम जो चाहो हम तुम्हें घुमाने ले जा सकते हैं, या फिर तुम मॉम के साथ ब्यूटी सैलून और स्पा चल सकती हो। अवनी, हम तुम्हारे साथ शाम की चाय पर भी चल सकते हैं किसी और दिन, अवनी ने खड़े होते हुए कहा। मुझे अभी भी कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है, आप लोग एंजॉय कीजिए। उसे जाता हुआ देखकर गीता जी ने जल्दी से कहा, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए चीज़ें अरेंज करने में? या फिर हम रीना को भी कह सकते हैं तुम्हारी हेल्प के लिए, सावन बोले और अपनी बेटी को जाता हुआ देखकर बोले, क्या तुमने कल अच्छे से आराम नहीं किया? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ प्राइवेट मामलों का काम करना है,
अवनी ने काफ़ी शांति से जवाब दिया और वापस ऊपर चली गई। रूम में वापस आकर जैसे ही वह अपने बेड पर बैठी, उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। कॉल सिया की तरफ से था। अवनी, आज हर टीजी हब का ऑक्शन है, दोपहर में 3 बजे। 6 प्लांट्स हैं, मैं तुम्हारे लिए पैसे तैयार कर चुकी हूँ। अवनी ने मुस्कुराकर कहा, काफ़ी दयालु हो गई हो तुम। ऑफ कोर्स, तुम्हें जितनी ज़रूरत हो मैं उतनी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए अपने सारे आदमियों की जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। यह थोड़े से पैसे क्या चीज़ हैं। अवनी ने आखिरी बात सुनी तो मजाक करते हुए कहा, क्यों, तुम क्यों नहीं मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर सकती हो? क्या तुम्हें मरने से डर लगता है? हाँ ठीक है, मैं समझ गई कि तुम्हें मेरी टांग खींचने का मौका मिल गया है। मैं तुम्हें 2 बजे दोपहर में पिक करने आ जाऊंगी। ओके, अवनी ने बिना किसी औपचारिकता के कहा, क्योंकि उनका रिश्ता ही ऐसा था। वे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी और एक दूसरे के नेचर को बहुत अच्छे से जानती थी। कॉल कट होने के बाद अवनी ने उसे लोकेशन भेज दी। वहीं नीचे नाश्ता खत्म होने के बाद नैन्सी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि सावन और गीता को खुश कर सके। वह उनके साथ टाइम बिता रही थी, उन्हें जोक सुना रही थी ताकि वे हंसते रहे। लेकिन जैसे ही दोपहर हुई, राजीव और गीता किचन में चले गए खाना बनाने के लिए। तब जाकर नैन्सी ने एक राहत की सांस ली। तभी ईशा ने फ्रूट्स लाकर उसे देते हुए कहा, नैन्सी, तुम सुबह से काफ़ी बिजी थी, तुम कुछ फ्रूट्स खा लो। लेकिन नैन्सी उसे थैंक यू कह पाती उससे पहले ही ईशा ने धीरे से कहा, नैन्सी, मुझे तुमसे किसी ज़रूरी बात पर चर्चा करनी है। नैन्सी ने ईशा को एक नज़र देखा और तुरंत समझ गई कि वह क्या कहना चाहती थी। उसने आसपास काम कर रहे नौकरों पर एक सरसरी नज़र डाली और फिर खड़े होते हुए बोली, फ्रूट्स आप गार्डन में लाई हैं, मैं वही खा लूँगी। ओके, ईशा ने कहा और फ्रूट्स लेकर नैन्सी के पीछे पीछे गार्डन में पहुंच गई। जब उन्होंने कंफर्म कर लिया कि आसपास कोई नहीं है तो ईशा धीरे से बोली, नैन्सी, तुम इस वक्त बहुत कुछ सह रही हो। पहले तो तुम्हें मॉम और डैड को खुश करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। यह सुनकर नैन्सी ने अपनी नज़रें झुका ली। सच तो यह था कि वह इस तरह किसी का दिल जीतने के लिए मेहनत नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर में अवनी का प्रभाव दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था और उसका खुद का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अगर वह यह सब नहीं करती तो वह मॉम और डैड की नज़रों में अपनी जगह कैसे बनाए रखती। ईशा, यह बहुत ख़ास फ्रूट्स हैं, मैंने तुम्हारे लिए काट दिए हैं, खा लो। सुबह तुमने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था। नैन्सी ने ईशा को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। फिर ईशा थोड़ा करीब आकर बोली, हाँ, मैं यह बताना चाहती थी कि अभी तक मॉम और डैड ने अवनी की पहचान सार्वजनिक नहीं की है, इसलिए दुनिया की नज़रों में मिस्टर दैविक के साथ तुम्हारी इंगेजमेंट अभी भी वैध है। यह सुनते ही नैन्सी की आंखों में चमक आ गई। हाँ, दैविक, उसके पास अभी भी दैविक है। क्या फ़र्क पड़ता है कि अवनी ठाकुर परिवार की असली बेटी है या नहीं। अगर उसकी शादी दैविक से हो गई तो वह दुनिया के सबसे अमीर इंसान की पत्नी बन जाएगी। तुम बचपन से ही मिस्टर मल्होत्रा के साथ बड़ी हुई हो। भले ही तुम लोग ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन तुमने इस नई लड़की से ज़्यादा ही वक्त बिताया है। इस लड़की ने तो अभी तक मिस्टर मल्होत्रा को एक बार देखा भी नहीं होगा। ईशा, क्या आप यह कहना चाहती हैं? नैन्सी ने अंदाज़ा लगा लिया कि ईशा क्या कहने वाली हैं, लेकिन वह बोली नहीं। मैं मल्होत्रा परिवार के कुछ सेवकों को जानती हूँ और कुछ दीवान मल्होत्रा जी के पर्सनल विला में काम करते हैं। मैंने सुना है कि इन दिनों में तुमसे मिलने के लिए उन्होंने मिस्टर मल्होत्रा को फोर्स करने के लिए खाना और दवाइयाँ लेना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। यह सुनकर नैन्सी ने हैरानी से अपना मुंह कवर कर लिया। वह बहुत हैरान हो गई थी, मगर लकीली उन्हें वक्त पर इलाज मिल गया और वह बिल्कुल ठीक हैं। वह चाहते हैं कि तुम मिस्टर मल्होत्रा के साथ उनसे मिलने जाओ। क्या तुम्हारे पास मिस्टर मल्होत्रा का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है? तुम क्यों ना उन्हें मैसेज करो, उनसे इस बारे में बात कर सकती हो। लेकिन वह इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, वह पक्का बिजी होंगे। लेकिन कितना भी बिजी क्यों ना हो, वह एक आदमी ही है, और अगर तुम्हें जैसी खूबसूरत लड़की उनसे पूछेगी तो वह मना नहीं करेंगे। ईशा बहुत कॉन्फिडेंस से बोली, भले ही वह थोड़े से अनरोमांटिक हों तो क्या फ़र्क पड़ता है, अभी तो उनसे शादी नहीं हुई है, कोई जल्दी नहीं है।
तुम अब और टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकती हो और उनसे अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकती हो। अगर तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो तो इस नई लड़की से किसको क्या फ़र्क पड़ता है? दीवान जी हमेशा तुम्हारी शादी कराना चाहते थे, मगर एक बार तुम लोगों को उनका प्रूफ मिल गया तो डरने की कोई बात नहीं है। वह पक्का तुम्हारी शादी मिस्टर मल्होत्रा से करवा देंगे। यह सब सुनकर नैन्सी सातवें आसमान पर थी, मगर उसकी हिचकिचाहट उसे रोक रही थी। ईशा, ठाकुर परिवार और मल्होत्रा परिवार के बीच में इंगेजमेंट फिक्स हुई थी, मगर हम दोनों ही जानते हैं कि वह इंगेजमेंट एक्चुअली अवनी की है। मैं तो उनकी अपनी बेटी हूँ ही नहीं। नैन्सी बोली। अभी ही तो वक्त है। ईशा ने उसे बड़े होते हुए देखा था और वह उसे इस हालत में नहीं देख सकती थी। अगर दैविक उसकी साइड हो गया तो उसे किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं होगी। तुम जानती हो कि यह नई लड़की का स्टेटस ठाकुर परिवार में आने के बाद काफ़ी हाई हो जाएगा। शादी के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढना तब कोई मुश्किल नहीं होगी, मगर तुम अलग हो। तुम्हारे असली पेरेंट्स नहीं हैं और न ही कोई पावरफुल बैकिंग है। बस तुम अपने परिवार की गोद ली हुई बेटी हो। ईशा की बातें नैन्सी के दिल पर वार कर रही थी। क्या सच में वह इस नई लड़की के आते ही अपना सब कुछ खो देगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे अपना हक वापस लेना ही होगा। किसे पता कि वे लोग फ्यूचर में तुम्हारा ध्यान रखेंगे या नहीं। तुम जानती हो कि हाई सोसाइटी कैसे काम करती है। गोद ली हुई बेटी होने के नाते तुम्हारी शादी कराना भी बहुत मुश्किल काम होगा। अगर तुम मिस्टर मल्होत्रा से शादी नहीं करती हो तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी उस लड़की की परछाई में गुजारना होगा और हमेशा उससे नीचे ही रहना होगा। ईशा की बातें सुनकर नैन्सी ने अपना फ़ोन निकाला और देविक का व्हाट्सएप ओपन किया, जिस पर कई सारे मैसेजेस थे जो उसने पहले भेजे थे। वह मैसेज इस तरह से थे। क्या तुम सो गए? क्या तुम बिज़ी हो? गुड नाइट। लेकिन दैविक ने कभी उनमें से एक का भी जवाब नहीं दिया था। आखिरी वाला मैसेज कल का था, जब उसने प्लेन से उतरने के बाद अपने वापस आने की खबर उसे दी थी और उसे पूछा था कि क्या वह यहाँ है या नहीं, लेकिन उसने फिर भी जवाब नहीं दिया। नैन्सी प्लीज़। ईशा ने और बातें बोलनी चाहीं, लेकिन नैन्सी ने खुद को नहीं रोका और ढेर सारे मैसेजेस भेजने लगी। देविक, क्या तुम यहाँ हो? मैंने सुना कि तुम्हारे दादाजी बीमार हैं और अस्पताल में हैं। उनसे मिलने चलती हूँ। ओके, क्या तुम आज फ्री हो? क्या तुम मुझे पिक कर सकते हो? अगर नहीं तो मैं अपने ड्राइवर के साथ आ सकती हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। मैं सच में दीवान दादाजी की तबीयत को लेकर काफ़ी परेशान थी। वहीं सेकंड फ्लोर पर अवनी अपनी बड़ी सी बालकनी में खड़ी होकर सामने का खूबसूरत नज़ारा देख रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र दूर खड़े दो लोगों पर पड़ी जो शायद कुछ डिस्कस कर रहे थे। वह बहुत दूर थी, जिससे वह उनकी बातें सुन नहीं सकती थी, लेकिन उनके चेहरे देख सकती थी। वह नैन्सी और ईशा थी। नैन्सी एक बड़ी वाइट चेयर पर बैठी हुई थी और ईशा उसके बगल में खड़ी होकर किसी चीज़ के लिए उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। अवनी ने उन दोनों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और नज़ारे को थोड़ी देर और देखने के बाद वह वापस अंदर चली गई। वहीं गार्डन में नैन्सी और ईशा नर्वसली फ़ोन की तरफ देख रही थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार नहीं हुआ। इस बार नैन्सी के मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसे नैन्सी का दिल धड़कने लगा। ध्यान से उसने कई बार नाम पढ़ा, तब जाकर वह श्योर हुई कि मैसेज दैविक की तरफ से ही था। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नैन्सी का धड़कता हुआ दिल शांत पड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो। लेकिन ईशा के फिर से समझाने पर नैन्सी ने दैविक को और कोई मैसेज भेजा। मुझे दीवान दादाजी की काफ़ी चिंता है और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं बस फैमिली के बिहाफ पर उनसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन लंच खत्म होने के बाद भी नैन्सी को दैविक का कोई रिप्लाई नहीं आया। उसे पता था कि शायद दैविक उसे कोई जवाब नहीं देगा। वहीं अवनी अपने रूम में सोफे पर अपना हाथ में फ़ोन लिए ऑर्डर भेज रही थी। 18 साल पहले मर्सी नर्सिंग होम में 10 सितंबर को जो आग लगी थी, उसका कारण क्या था, पता लगाओ। दूसरी तरफ से आदेश का मैसेज आया। बॉस, क्या आप मेरी टांग खींच रही हो? मर्सी नर्सिंग होम, वह छोटी सी जगह जहां पहले वह हॉस्पिटल हुआ करता था, अब पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और इतने साल बीत जाने के बाद वहां कुछ भी नहीं बचा था। आदेश ने फिर मैसेज भेजा। बॉस, आप इस बारे में क्यों ढूंढ रही हो? क्या इसका आपके पास से कोई लेना देना है?
अवनी कहती है, हाँ। अवनी को हमेशा यही लगता था कि वह 18 साल पहले वाली आग में कुछ गड़बड़ थी। 1 मिनट पहले सब कुछ ठीक था और अचानक से अस्पताल में आग लग गई। उसकी माँ ने उसे बताया था कि उस रात काफ़ी बारिश हो रही थी। अगर किसी से गलती से वह आग लगी होती तो वह इतनी तेज़ी से नहीं फैली होती। अब तक आपने देखा कि ईशा के बार बार कहने पर नैन्सी देविक को बहुत सारे मैसेजेस करती है, मगर देविक किसी का रिप्लाई नहीं देता। अब आगे। अवनी को हमेशा से लगता था कि उस रात अस्पताल में जो आग लगी थी वह अपने आप नहीं लगी थी। अचानक से बारिश वाली रात में इतनी बड़ी आग लग गई कि सब कुछ राख हो गया। इसमें हमेशा एक पॉसिबिलिटी थी कि किसी ने वह आग जानबूझकर लगाई थी। आदेश ने फ़ोन पर चिंतित लहजे में कहा, बॉस, अगर मुझे सच में पता चला कि किसी ने जानबूझकर वो आग लगाई थी और उसकी वजह से आपको सिंघानिया परिवार में इतनी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी, तो मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अवनी खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सोच में पड़ गई। उसे यह शक काफ़ी पहले से था, मगर अब उसे सच का पता लगाना ही था। उसने आदेश की बात का जवाब देते हुए कहा, सबूत जुटाओ, मुझे पूरा सच चाहिए। आदेश ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मगर बॉस, क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे कोई साजिश है? अवनी की आंखों में ठंडा सा भाव आया। 18 साल पहले बारिश की रात में अचानक अस्पताल में इतनी तेजी से आग लग गई कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। अगर यह किसी गलती की वजह से होता तो इतनी बड़ी तबाही नहीं होती। आदेश ने गंभीरता से कहा, ठीक है, मैं इस बारे में छानबीन शुरू करता हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद जब अवनी ने देखा कि ऑलमोस्ट उसके जाने का टाइम हो गया है और सिया लगभग उनकी तय की हुई जगह पर पहुँच गई होगी, तो उसने कॉल काटते हुए कहा, मॉम, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। गीता जी, जो किचन में काम कर रही थी, अवनी की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गई। वह पूछना चाहती थी कि उनकी बेटी कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है, क्या करने जा रही है, मगर उन्हें डर था कि ज़्यादा क्वेश्चनिंग करने से अवनी अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं महेश को कहूँ तुम्हें ड्राइव करने के लिए? तभी नैन्सी ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, मॉम, मैं अभी अभी महेश अंकल के साथ कहीं जा रही थी, अपने एक दोस्त से मिलने। गीता जी ने हल्की भौहें सिकोड़ते हुए नैन्सी की ओर देखा और फिर पूछा, क्या डेविड तुम्हें नहीं ले जा सकता? नैन्सी ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, डेविड अंकल तो इस समय हमेशा ही सोते रहते हैं। अगर हमने अभी उन्हें जगाया तो वह शायद पूरी तरह अलर्ट नहीं होंगे, और इस तरह आधी नींद में ड्राइविंग करना सेफ नहीं है मॉम। फिर उसने अवनी की तरफ देखा और थोड़ी सहानुभूति दिखाते हुए बोली, अनु, अगर तुम्हें कोई अर्जेंट काम है तो मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करके उससे मिलने का प्लान कैंसिल कर सकती हूँ। उसके बाद महेश अंकल तुम्हें ले जाएंगे। अवनी, जो अब तक शांत थी, उसने बिना किसी भाव के कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं खुद कार चला सकती हूँ। लेकिन तभी उसे याद आया कि जिस दिन वह पहली बार इस घर में आई थी उस दिन रोल्स रॉयस बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। उसने हल्की आवाज़ में गीता जी से पूछा, घर में और कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं? गीता जी ने बिना कोई हिचकिचाहट के जवाब दिया, ऑफ कोर्स, हमारे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। पहले तुम महेश के साथ गैरेज में जाओ और जो भी तुम्हें पसंद आए उसे चूज़ कर लो। अवनी ने थोड़ा चौंक कर पूछा, कोई भी एक? गीता जी मुस्कुराई और इंटरकॉम से महेश को कनेक्ट करते हुए बोली, महेश, यहाँ आओ और अनु को गैरेज में लेकर जाओ। कुछ ही मिनटों में महेश वहां आ गए और अवनी को गैरेज की ओर ले जाने लगे। वह गैरेज किसी छोटी सी कार शोरूम से कम नहीं था। 2 फ्लोर्स में फैले इस गैरेज में अलग अलग लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार्स खड़ी थी, जिनका चमचमाता लुक किसी को भी लुभा सकता था। अवनी के सामने इतनी सारी लग्जरियस गाड़ियां खड़ी थी कि वह कुछ सेकंड के लिए शॉक्ड रह गई। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में इतने अमीर परिवार की सदस्य है। आखिरकार उसे रहा नहीं गया और उसने हल्की आवाज़ में महेश अंकल से पूछा, मेरा परिवार करता क्या है? महेश, जो अब तक अवनी के साथ गैराज में थे, एकदम सरप्राइज्ड हो गए। उन्होंने थोड़ा चौंकते हुए जवाब दिया, मिस अवनी, क्या आपको सच में नहीं पता? अवनी ने हल्का सिर हिलाकर नो में जवाब दिया। महेश ने हैरानी से कहा, बॉस इंडिया के सबसे अमीर इंसान हैं और पिछले 12 सालों से वह लगातार नंबर 1 पोजीशन पर बने हुए हैं। लेकिन जब पिछले साल उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो यंग मास्टर ने ग्रुप टेक ओवर कर लिया और वह अब देश के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं।
महेश ने गर्व से कहा। पूरा देश जानता है कि ठाकुर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, लेकिन सर और मैम हमेशा मीडिया से दूर रहते हैं, इसलिए शायद आपको अंदाज़ा नहीं था। अवनी अब सब समझ चुकी थी। आनंद और मीनाक्षी ने उससे यही कहा था कि उसके पेरेंट्स कोई काम नहीं करते, लेकिन अब उसे वजह समझ आ गई थी। अगर कोई इतना अमीर हो कि उसे वर्क करने की ज़रूरत ही ना पड़े तो लोग ऐसा ही कहेंगे। थोड़ी देर बाद एक फ्लैशी स्पोर्ट्स कार ठाकुर मैंसन से निकली और मेन रोड पर तेज़ी से दौड़ने लगी। लेकिन यह गाड़ी, अवनी ने जानबूझकर सबसे सस्ती कार चूज़ की थी, मगर यह भी करोड़ों की थी। उसने हमेशा अटेंशन अवॉइड करना सीखा था, इसलिए उसने ऐसी गाड़ी नहीं ली जो सबसे ज़्यादा आकर्षण खींचे। वह कार एक अंडरग्राउंड पार्किंग में जाकर रुकी, जहां सिया पहले से उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही अवनी कार से बाहर निकली, सिया की आईज वाइड ओपन हो गई। वह पूरी तरह से हैरान थी। उसकी नज़र चमचमाती लग्जरी कार पर पड़ी और वह एक सेकंड के लिए अवनी की तरफ देखती रही। फिर अपनी क्यूरियोसिटी रोक न सकने की वजह से वह थोड़ा आगे बढ़ी और शौक में बोली, क्या यह तुम्हारी फैमिली कार है? अवनी, जो अभी तक कार का डोर लॉक कर रही थी, उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। सिया को अब यकीन हो चुका था कि अवनी किसी आम घर की लड़की नहीं थी। वह जानती थी कि अवनी मालाबार हिल्स के इलाके में रह रही थी, जहाँ सिर्फ इलाइट फैमिलीज रहती हैं। लेकिन यह कार, यह तो कोई आम अमीर इंसान भी अफोर्ड नहीं कर सकता। सिया ने अवनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में शौक और एक्साइटमेंट दोनों थे। उसने धीरे से पूछा, तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर की फैमिली कौन सी है? अवनी ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, ठाकुर फैमिली, सावन ठाकुर। सिया की आंखें और ज़्यादा बड़ी हो गई। अवनी ने हल्का सिर हिलाया और पूछा, तुम उन्हें जानती हो? कौन देश के सबसे अमीर इंसान को नहीं जान सकता? सिया ने ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए कहा। फिर एक्साइटेड होकर बोली, अवनी, तुम बहुत लकी हो। एक बार यह सिंघानिया परिवार को पता चल गया ना, तो वह 7 जन्म तक रोएंगे। अवनी ने हल्की मुस्कान दी, मगर उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सिंघानिया परिवार को क्या लगेगा, लेकिन उसे सच्चाई जाननी थी। थोड़ी देर बाद वे लोग एक लग्जूरियस प्राइवेट मैंसन में पहुंचे, जो रोशनी से जगमगा रहा था। यह जगह सिर्फ अमीरों के लिए थी। पूरे मैंसन में 22 एंट्रेंसेस थी, और अगर इसे आसमान से देखा जाए तो यह किसी बच्चे की सूरज की ड्राइंग जैसा लगता था। वाओ, यह जगह अब भी उतनी ही ग्रैंड लगती है जितनी हमेशा लगती है, सिया ने चारों तरफ देखते हुए कहा। यहाँ की प्राइवेसी और सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि हर कार अलग अलग एंट्रेंस से एंटर होती थी और अलग अलग गैराज में जाकर रुकती थी। हर गेस्ट अपने प्राइवेट एलिवेटर से पर्सनल रूम में जाता था। यहाँ इतनी सिक्योरिटी क्यों है? अवनी ने क्यूरियोसिटी से पूछा। यही इस जगह की खासियत है, सिया ने समझाया। यहाँ हर कोई अपनी आइडेंटिटी और प्राइवेसी मेंटेन कर सकता है। जब तक कोई खुद रिवील ना करे, कोई नहीं जान सकता कि यहाँ कौन आया है। अवनी ने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई। सच में इस जगह की एक्सक्लूसिविटी बिल्कुल अलग ही थी। इस इवेंट की एंट्री टिकट बहुत हाई डिमांड में थी, मगर सिया, जो देसाई परिवार की प्रिंसेस थी, उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वह और अवनी यहाँ रेगुलर गेस्ट थे, इसलिए यहाँ उनके लिए नो रिस्ट्रिक्शंस थी। पार्किंग के बाद उन्होंने तीसरे फ्लोर के प्राइवेट रूम के लिए एलिवेटर लिया, जो पूरी तरह से ड्रिंक्स और स्नैक्स से भरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी ऐसी जगह पर पहली बार आई थी। अगर उसकी एक अच्छी दोस्त उसे गाइड नहीं कर रही होती तो उसे पता ही नहीं चलता कि बाहर कैसे जाना है। यह एक गॉर्जियस प्राइवेट मैंसन था, जो सचमुच एक अंडरग्राउंड ऑक्शन हाउस था। सायरा, तुम ऐसी जगह के बारे में कैसे जानती हो? नैन्सी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड सायरा पांडे को बताया कि दोपहर में उसे नहीं पता था कि बीमार दीवान जी को क्या गिफ्ट देना है, तो शायरा ने ही उसे यहाँ आने का सोल्यूशन दिया। मैं यहाँ अपने भाई के साथ कई बार आई हूँ। यहाँ पर बहुत सारी रेयर और प्रीसियस चीज़ें मिलती हैं। बस तुम रुको और इंतज़ार करो कि दीवान जी की पसंद की कोई चीज़ यहाँ मिलती है या नहीं। अगर तुम्हें कुछ मिल गया तो उसे खरीद कर उन्हें दे देना, वह डेफिनेटली बहुत खुश होंगे। शायरा भी एक अमीर परिवार से थी, इसलिए उसे लगा कि दीवान जी को नॉर्मल लग्जूरियस चीज़ें पसंद होंगी, लेकिन उनके ऊपर इम्प्रेशन जमाने के लिए यहाँ ऑक्शन से चीज़ खरीदना ज़्यादा बेहतर होगा, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। हमें और लोग क्यों नहीं दिख रहे? नैन्सी कंफ्यूज्ड हो गई। यहाँ सब प्राइवेट रूम्स में है,
इस हॉल में टोटल 32 रूम्स हैं जो पूरे सर्कल में बने हुए हैं और स्टेज बीच में है, शायरा ने आराम से सोफे पर बैठते हुए समझाया। नैन्सी ने चारों तरफ देखा और थोड़ी एक्साइटेड होकर बोली, लेकिन यहाँ तो कोई होस्ट नहीं है। शायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑक्शन ऑटोमेटिक होगा। क्या तुम्हें पता है, हर रूम में एक बड़ी ग्लास वॉल है जिससे हम आसानी से ऑक्शन आइटम्स को देख सकते हैं। हम बाहर सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन बाहर वाला कोई हमें अंदर नहीं देख सकता। अपनी बेस्ट फ्रेंड की बातें सुनकर नैन्सी को थोड़ी जलन होने लगी। अगर उसके पांचों भाई उसे पहले यहाँ लेकर आए होते तो उसने इतना कुछ मिस नहीं किया होता। दूसरी तरफ प्राइवेट रूम नंबर 1 में वेद दैविक के पीछे खड़ा था। उसने रिस्पेक्टफुली कहा, सर, हर टीजी हब आखिर में आएगा। दैविक जो सोफे पर बैठा था उसने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, हाँ। उसे सुना था कि हर टीजी हब हर डिजीज़ पर बहुत अच्छे से काम करता है, इसलिए वह इसे खरीदने आया था ताकि बाद में इसे मेडिकल एक्सपर्ट्स को स्टडी के लिए दे सके। ऑक्शन शुरू होता है। ऑक्शन शुरू होते ही स्टेज 2 हिस्सों में बंट गया और ऑक्शन की पहली चीज़ ऊपर दिखाई दी। बड़ी स्क्रीन पर उस चीज़ की पूरी हिस्ट्री और उसकी वैल्यू दिखाई देने लगी। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर आइटम की हर डिटेल और उसका हर पार्ट क्लियरली दिखाया जा रहा था। लोग साइलेंट थे, मगर उनकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। ऑक्शन का पहला आइटम हार्ट रिवाइव था, जो हार्ट डिजीज़ पेशेंट्स के लिए एक बेहतरीन दवा मानी जाती थी। कहा जाता था कि इसे लेने के बाद मरीजों को काफ़ी बेहतर महसूस होता था। अगर कोई इंसान पूरी तरह स्वस्थ है तो इसे पीने से उसकी सेहत और बेहतर हो सकती है, और अगर कोई बीमार है तो इसे पीने से तुरंत दर्द से राहत मिल सकती है। ख़ास बात यह थी कि इसे दूसरी मेडिसिन्स के साथ मिलाने पर भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता था। जैसे ही स्क्रीन पर इस दवाई की सिस्टम एक्सप्लेनेशन शुरू हुई, उसकी हाई डेफिनेशन इमेज दिखाई जाने लगी जिससे लोग इसे क्लियरली ऑब्जर्व कर सकें। सिया ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए अचानक पूछा, अवनी, क्या यह वही बचा हुआ पदार्थ नहीं है जिसे पहली बार तुमने हर टीजी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया था? अवनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। सिया हैरानी से बोली, मतलब यह हर टीजी जितना इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन इसमें अभी भी मेडिसिनल वैल्यू बची हुई है। अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल, यह बर्बाद नहीं होगा। ऑक्शन की शुरुआत होती है। प्राइस शुरू होगा 20,000 से। इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग सिस्टम ने यह घोषणा की। सिया ने आश्चर्य से कहा, सिर्फ बचे हुए छोटे से पदार्थ की कीमत 20,000? स्क्रीन के सामने 3 बटन थे जिन पर लेबल्स लगे थे, 10,000, 50,000 और 1,00,000। दूसरे शब्दों में सबसे मिनिमम बिड 10,000 की लगाई जा सकती थी। ऑक्शन हॉल में माहौल गर्म हो चुका था। सभी लोग हार्ट रिवाइव के लिए बोली लगा रहे थे और इसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। सिया, जो आराम से अपनी सीट पर बैठी थी, उसने नैन्सी की तरफ देखा और धीरे से बोली, नैन्सी, यह दवाई दीवान जी के लिए परफेक्ट रहेगी। तुम इसे खरीद कर उनके लिए सूप बना सकती हो। उनकी सेहत के लिए यह बहुत अच्छी होगी और वह समझ जाएंगे कि तुम बहुत केयरिंग हो। यकीन मानो, वह तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। नैन्सी के मन में भी यही विचार आ रहा था। अगर यह दवाई उन्हें पसंद आ गई तो वह मुझे और भी ज़्यादा पसंद करने लगेंगे, उसने सोचा। लेकिन बड़ी समस्या यह थी कि बाकी लोग भी इसे खरीदने के लिए उतने ही उत्सुक थे। 10,000, फिर से 10,000, फिर से 10,000। नैन्सी ने कई बार छोटे बटन दबाए, लेकिन हर बार कोई न कोई बड़ी बोली लगा देता था। अब और इंतज़ार नहीं कर सकती, उसने मन ही मन सोचा और हिम्मत जुटाकर 1,00,000 वाला बटन 2 बार दबा दिया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। ऑक्शनियर की आवाज़ गूंज उठी, बॉक्स नंबर 19 से 2,50,000 की बोली लगाई गई है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, और यह बिक चुका है। कॉन्ग्रेचुलेसन्स बॉक्स नंबर 19, यह हार्ट रिवाइव की बोतल अब आपकी हुई। सिया हैरान रह गई। उसने आश्चर्य से अवनी की तरफ देखा और बोली, अनु, क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारी दवाई में जो बचा हुआ मटेरियल था उसकी इतनी कीमत लग सकती है? अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है? सिया, जो अभी तक इस शौक से बाहर नहीं आई थी, उत्साह से बोली, अनु, अगली बार जब तुम्हारे पास यह बचा हुआ पदार्थ हो
तो क्या मैं ले सकती हूँ? अवनी ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, अगर मैंने तुम्हें वह दे दिया तो क्या तुम्हें पता है कि उसका सही उपयोग कैसे करना है? सिया ने खिलखिलाकर हंसते हुए जवाब दिया, हाँ नहीं, लेकिन तुम मेरी मदद कर सकती हो, है ना? अवनी ने सिर्फ एक रहस्यमयी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। नैन्सी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिरकार उसने हार्ट रिवाइव की बोली जीत ली थी। उत्साह में उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड सायरा को जोर से गले लगा लिया, लेकिन अगली कुछ आइटम सिर्फ डेकोरेशन के लिए थी, जिनमें उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए वह तेजी से घर लौट गई ताकि दीवान जी के लिए स्पेशल सूप बना सके। जब तक वह सूप बना पाती, मुख्य नीलामी मेन ऑक्शन शुरू हो चुकी थी और उसे 2 घंटे लेट हो गए थे। जैसे ही हर टीजी हब की बोली शुरू हुई, माहौल पूरी तरह बदल गया। स्टेज पर ताजे हरे पौधे रखे गए थे, जिनकी कीमत 1 लाख से शुरू हुई थी। वेद ने तुरंत समझ लिया कि उनके बॉस को यह चाहिए। बिना किसी देरी के उन्होंने सीधे 10 लाख की बोली लगा दी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। इतनी बड़ी बोली एक ही बार में? सब लोग हैरान थे। 10 लाख सीधे? लगता है कोई इसे हारने नहीं देना चाहता। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, लेकिन बॉक्स नंबर 2 में बैठा व्यक्ति हार मानने को तैयार नहीं था। बिडिंग वॉर शुरू। 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख। बोली लगातार बढ़ती जा रही थी। सिया जो अपनी सीट पर बैठी थी, उसने अनावश्यक रूप से बढ़ती कीमत को देखकर चिंतित होते हुए अवनी की तरफ देखा। अनु, हम कितना बिड कर सकते हैं? सिया ने उत्सुकता से पूछा। अवनी ने गहरी सोच में डूबकर कहा, और 10 लाख जोड़ दो। सिया ने तुरंत बिडिंग बटन दबा दिया। अब रुपए 1 लाख की चीज़ की कीमत 50 लाख तक पहुंच गई थी। पूरा रूम एकदम शांत हो गया। रुपीज़ 10 लाख सिर्फ एक हर टीजी हर्ब के लिए नहीं है। सिया धीरे से बुदबुदाई, यह 6 पौधों की कीमत है, यानी कुल 3 करोड़। हाल में बैठे लोग हैरान थे। क्या यह हर्ब सच में इतना कीमती था? नीलामी हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बोली बढ़ाएं। लेकिन जैसे ही सिया और अवनी ने सोचा कि वे जीत गई हैं, अचानक बॉक्स नंबर 1 से किसी ने फिर बोली बढ़ा दी। 60 लाख। सिया की आंखें चौड़ी हो गई। ये कौन है जो इतनी ऊंची बोली लगा रहा है? उसने हैरानी से बुदबुदाया। अवनी ने भी भौहें चढ़ाकर बॉक्स नंबर 1 की ओर देखा। उसने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा कंपटीशन मिलेगा, लेकिन हार मानने का कोई सवाल ही नहीं था। रुपीज़ 70 लाख। अवनी ने ठहर कर बटन दबाया। बॉक्स नंबर 1 में बैठे व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया। 80 लाख, 90 लाख। इस बार अवनी ने थोड़ा गुस्से में बटन दबाया। रुपीज़ 1 करोड़। बॉक्स नंबर 1 से ठंडी और स्थिर आवाज़ आई। सन्नाटा छा गया। पूरा रूम अचानक शांत हो गया। सभी मेहमान अपनी बोली रोककर बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 3 के बीच चल रही ज़बरदस्त जंग को देख रहे थे। बॉक्स नंबर 2 में बैठे लोग ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे। वे 2 बिग शॉट्स के बीच में फंस चुके थे, जैसे कोई मामूली लोग किसी राजा महाराजा की लड़ाई के बीच में आ गए हों। अनु, क्या हम और हाई बिड नहीं कर सकते? सिया ने धीमे स्वर में कहा। चिंता उसकी आवाज़ में साफ झलक रही थी। हम हर टीजी हब से जो मेडिसिन बनाते हैं वह भले ही महंगी होती है, लेकिन उसकी कीमत 1 करोड़ तो नहीं होती। सिया ने सिर हिलाते हुए कहा। हार मानने को तैयार नहीं थी अवनी। बॉक्स नंबर 1 में कौन था? अवनी गहराई से सोचने लगी। फिर सिया की आंखें बॉक्स नंबर 1 की ओर घूमी, जहां बैठा व्यक्ति बेफिक्र दिख रहा था। उस बॉक्स में बैठे लोग सिंपल नहीं हैं, सिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में हल्की घबराहट थी। हमें केयरफुल रहना होगा। अवनी की आंखों में दृढ़ निश्चय झलक उठा। हर टीजी हब से हम सुमित्रा दादी की जान बचा सकते हैं, तो फिर हम किसी भी कीमत पर यह हब लेंगे, अवनी ने दांत भींचते हुए कहा। रुपीज़ 10 लाख और। उसने गहरी सांस लेकर फिर से बटन दबा दिया। हॉल में बढ़ता तनाव अब बोली 1 करोड़ 10 लाख तक पहुंच गई थी। सभी आयोजकों की सांसें थमी हुई थी। वे हैरानी से देख रहे थे कि इतने महंगे हब्स के लिए इस तरह की जंग कभी नहीं देखी गई थी। नीलामी हॉल में हर कोई सांस रोके बैठा था। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि हर टीजी हब की कीमत इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। बॉक्स नंबर 3 से फिर 10 लाख रुपए बढ़ा दिए गए, जिससे पूरे हॉल में हलचल मच गई। सर, ये लोग कौन हैं? वेद ने धीमी आवाज़ में पूछा। उसे लगा था कि बोली ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख तक जाएगी, लेकिन यह तो लगभग 1 करोड़ 10 लाख तक पहुंच चुकी थी।
क्या हमें बोली आगे बढ़ानी चाहिए? प्राइस ऑलरेडी मेडिसिन की वैल्यू से ज़्यादा हो चुकी है। आगे बढ़ो। दैविक की आवाज़ काम थी, लेकिन उसमें अथॉरिटी झलक रही थी। गैप मेंटेन करो। यस सर। वेद ने बिना किसी हिचकिचाहट के बटन दबाया और 30 लाख रुपए और बढ़ा दिए। बॉक्स नंबर 1 से फिर 1,40,40,00,000 की बोली लगाई गई। ऑटोमेटिक वॉइस सिस्टम ने जैसे ही यह अनाउंस किया, सिया गुस्से में आ गई। यह रेडिकुलस है। उसने फ्रस्ट्रेशन से टेबल पर हाथ पटका। ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ कुछ प्लांट्स ही तो हैं। कौन है ये बेवकूफ़ जो इतनी ज़्यादा कीमत लगा रहे हैं? क्या उनके लिए पैसे पेड़ पर उगते हैं? 1,40,40,00,000 रुपए सिर्फ एक प्लांट के लिए? इसका मतलब 6 प्लांट के लिए 8,40,40,00,000 रुपए। यह तो कोई आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। बॉक्स नंबर 3 से अवनी ने बिना हिचकिचाहट के बोली लगाई। 1,50,00,000। सिया आंखें फाड़कर उनकी तरफ देखती रह गई। अनु, तुम आगे भी बोली लगाओगी? उन 6 प्लांट्स की कीमत अब 9 करोड़ हो चुकी है। अगर हमने हर टीजी हब से मेडिसिन बना ली और बेची तो हमें सिर्फ 6 करोड़ मिलेंगे। इसका मतलब हमारा सीधा 3 करोड़ का नुकसान होगा। अवनी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक रहा था। पैसे की बात बाद में करेंगे, मुझे आज किसी भी कीमत पर यह चाहिए। नीलामी हॉल की हवा में तनाव घुला हुआ था, लेकिन बॉक्स नंबर 1 में बैठे दैविक मल्होत्रा का फ़ोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, मदन अंकल, जो हमेशा उनके दादू दीवान मल्होत्रा का खास ख्याल रखते थे। जैसे ही दैविक ने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ आई। दैविक बेटा, कुछ गड़बड़ हो गई है। मिस नैन्सी सूप लेकर आई थी और जैसे ही सर ने वह पिया, अचानक उन्हें तेज़ बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत बिगड़ रही है। उनकी हार्ट बीट भी धीमी होती जा रही है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या तुम तुरंत आ सकते हो? दैविक की आंखें ठंडी पड़ गई। उसकी पकड़ फ़ोन पर और मजबूत हो गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कड़े लहजे में पूछा, क्या दिया था उसने दादू को पीने के लिए? मदन अंकल ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, उसने कहा था कि यह एक तरह का टॉनिक है जिसे सूप में मिलाने पर हार्ट की कंडीशन बेहतर हो जाती है। दैविक की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। और आप वहां बैठकर यह सब होते हुए देखते रहे? मदन अंकल ने जल्दी से सफाई दी। सर, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वह बहुत खुश थे और मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जिद करके वह सारी दवाई पी ली। दैविक बिना कुछ बोले एक झटके में खड़ा हुआ। उसकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि वह अब और देरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वेद, जो उसके पीछे खड़ा था, तुरंत अलर्ट हो गया। सर, क्या हम आगे बोली नहीं बढ़ाएंगे? वेद ने संकोच से पूछा, लेकिन अपने बॉस के चारों तरफ बढ़ती ठंडक को महसूस करके धीरे से बोला, क्या आपके दादाजी के साथ फिर से कुछ हुआ है? दैविक की आवाज़ अब बर्फ से भी ज़्यादा ठंडी थी। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उसने धीरे से कहा, नैन्सी के बनाए सूप को पीने के बाद। यह सुनते ही वेद पूरी तरह से अलर्ट हो गया। उसने बिना किसी और सवाल के दैविक के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। मिस नैन्सी ने सूप बनाना कब सीखा और ये सब कब हुआ? वेद ने तेजी से चलते हुए दैविक से पूछा। वह कब उनसे मिलने चली गई? और अगर उसने सच में सूप बनाया तो उसमें डाला क्या था? दैविक बिना जवाब दिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन वेद चुप नहीं हुआ। उसने तुरंत सुझाव दिया, सर, क्या हमें मिस अवनी को फ़ोन करके बताना चाहिए? दैविक के कदम अचानक रुक गए। उसके दिमाग में वही चमकती आंखों वाली लड़की आई जिसने पिछली बार उसके दादू को बचाया था। वेद ने आगे कहा, आखिरी बार भी मिस अवनी ने ही दादू को ठीक किया था। सर, आपको अभी मिस अवनी को इन्फॉर्म करना चाहिए। क्यों ना आप उसे कॉल कर लें? दैविक ने उसे एक ठंडी नज़र से देखा और बिना कुछ बोले अपना फ़ोन निकाला। दूसरी तरफ नीलामी हॉल में बीडिंग का माहौल गर्म था। टेंशन से सिया की सांसें रुकी हुई थी और वह बस यही प्रार्थना कर रही थी, कोई आगे बोली मत लगाना, कोई आगे बोली मत लगाना। 1,50,00,000, 2, 3 और सोल्ड। यह सुनते ही सिया खुशी से उछल पड़ी। हम जीत गए अनु, हम जीत गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बॉक्स नंबर 1 ने आगे बोली नहीं लगाई। कॉन्ग्रेचुलेसन्स बॉक्स नंबर 3, आज आप लोगों ने 6 हार्ट टीजी हब जीते हैं। सिया ने अवनी को कस कर गले लगा लिया। अनु, हम फाइनली जीत गए। अवनी मुस्कुराई, लेकिन ठीक उसी वक्त उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा कि एक अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक डीप और मैग्नेटिक आवाज़ आई, मैं बोल रहा हूँ दैविक मल्होत्रा।
मेरे दादू की तबीयत फिर से खराब हो गई है, तुम्हारी मदद चाहिए। अवनी के माथे पर सिकन आ गई। दीवान मल्होत्रा जी की हालत तो ठीक होनी चाहिए थी, फिर अचानक क्या हो गया? फोन के दूसरी तरफ से दैविक की आवाज़ और भी गंभीर हो गई। तुम अभी कहाँ हो? उसकी आवाज़ में एक हल्की सी झुंझलाहट और बेचैनी थी। मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। अवनी ने जल्दी से सोचा और जवाब दिया, क्या आप स्पर्स के पास वाले होली क्रॉस चर्च में मिल सकते हैं? दैविक कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीमे स्वर में पूछा, होली क्रॉस चर्च? वह एक पुरानी इमारत थी जो 80s में बनी थी और अब लगभग खंडर हो चुकी थी। वहाँ अब कोई प्रेयर भी नहीं करता था। वहाँ क्या कर रही हो? अवनी ने जवाब नहीं दिया, बस कॉल काट दी और पास खड़ी सिया की तरफ मुड़ी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे होली क्रॉस चर्च तक छोड़ दो। सिया ने बिना कोई सवाल किए सिर हिलाया। वह जानती थी कि अवनी बेवजह मदद नहीं मांगती। उसने कार की चाबी उठाई और बोली, ऑल राइट, चलो, मैं तुम्हारा सामान बाद में भिजवा दूंगी। अवनी ने सहमति में सिर हिलाया। ओके। होली क्रॉस चर्च के एंट्रेंस पर दैविक की नज़र दूर खड़ी पुरानी इमारत पर पड़ी। उसके दिमाग में सवालों की भरमार थी। क्या अवनी यहाँ किसी फ़ोटोशूट के लिए आई है? आजकल की लड़कियों को ऐसा करना पसंद होता है। वह पूरी तरह शांत खड़ा था। जब उसने दूर से किसी को आते देखा, वेद ने तुरंत पहचान लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर, वह मिस अवनी ही है। मैंने कहा था ना, पक्का वह यहाँ किसी फ़ोटोशूट के लिए आई होंगी। सूरज की ढलती रोशनी में सफ़ेद ड्रेस में लहराते बालों के साथ अवनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी ड्रेस की हल्की उड़ती सलवटें उसे किसी पेंटिंग से निकली परी जैसा बना रही थी। एक पल के लिए वेद की नज़रें भी उस पर ठहर गईं। जैसे ही अवनी कार के पास पहुंची, वेद ने तुरंत शालीनता से दरवाज़ा खोला और सिर झुकाते हुए कहा, मिस अवनी, कृपया अंदर बैठिए। अवनी ने बैक सीट पर बैठे दैविक की तरफ देखा और बिना कोई वक्त गवाए उसके बगल में बैठते हुए पूछा, दीवान मल्होत्रा जी कैसे हैं? दैविक, जो अब तक अवनी की प्रेजेंस से थोड़े हक्के बक्के थे, ठंडी आवाज़ में बोले, किसी ने उनके लिए सूप बनाया था, जिसे पीने के बाद उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। वे अभी सर्जरी में हैं। अवनी का माथा सिकुड़ गया। उसने सीधे पूछा, क्या वह सूप किसी जान पहचान वाले ने पिलाया था? दैविक ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, हाँ। अवनी को अचानक ही दीवान मल्होत्रा की तबीयत का ख्याल आ गया। अगर उन्होंने सिर्फ सूप पिया था तो उनकी हालत इतनी ख़राब नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब था कि सूप में ज़रूर कुछ गड़बड़ थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे वेद ने रियर व्यू मिरर में अवनी को देखते हुए हल्की हंसी के साथ पूछा, मिस अवनी, अगर आप बुरा न माने तो एक सवाल पूछूं? आप कितने साल की हैं? आप अभी भी हाई स्कूल में होंगी ना? वह बिल्कुल एक छोटी बच्ची जैसी दिख रही थी, इतनी मासूम कि कोई भी उसे कम उम्र का समझ सकता था। अवनी ने लापरवाही से जवाब दिया, मैं 18 साल की हूँ। मेरे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स खत्म हो गए हैं, बस रिजल्ट का इंतज़ार कर रही हूँ। वेद के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। 18? आप इतनी यंग हैं? वह खुद से बड़बड़ाया, फिर थोड़ा रुक कर बोला, आप सिर्फ 18 साल की हैं और इतनी बड़ी डॉक्टर हैं। क्या आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है? नहीं, अवनी ने सीधा जवाब दिया। वेद की जिज्ञासा और बढ़ गई, तो फिर आप? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक गाड़ी हल्की सी लड़खड़ा गई। झटके की वजह से अवनी का बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधे दैविक की तरफ गिर गई। दैविक ने तुरंत उसे थाम लिया। अवनी ने स्लीवलेस ड्रेस पहनी हुई थी और जैसे ही दैविक का हाथ उसके कंधे पर पड़ा, उसका चेहरा शर्म से गुलाबी पड़ गया। दैविक के लिए भी यह पहली बार था कि वह किसी लड़की के इतने करीब था। वह हल्का सा असहज हो गया और कुछ पलों के लिए शांत रह गया। उसने अवनी के आसपास से एक हल्की मीठी खुशबू आ रही थी जो उसे थोड़ी देर तक महसूस होती रही। मैं सॉरी सर, मिस अवनी, मैं। वेद अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही गाड़ी फिर से उछल गई। वह अवनी से बात करने में इतना बिजी था कि सड़क के गड्ढों और स्पीड ब्रेकर्स पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से गाड़ी बार बार उछल रही थी। दैविक ने अवनी को प्रोटेक्टिव तरीके से पकड़ते हुए वेद को सख्त लहजे में चेतावनी दी, अपनी आंखें रोड पर रखो। अवनी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो सामने दैविक का हैंडसम और गंभीर चेहरा दिखाई दिया। उसे अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। कुछ सेकंड्स में ही गाड़ी स्मूथली चलने लगी तो दैविक ने फाइनली उसे छोड़ा और हल्की आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी। इट्स ओके, अवनी ने धीरे से जवाब दिया और दूसरी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर हल्की लालिमा आ गई थी।
पिछली बार जब दैविक अवनी से मिला था तो वह बहुत इंडिफरेंट और एरोगेंट लग रही थी, लेकिन इस वक्त वह एक मासूम प्यारी लड़की जैसी लग रही थी। दैविक को यह बदलाव थोड़ा दिलचस्प लगा। वेद को लगा कि उसके बॉस पक्का गुस्से में होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने रियर व्यू मिरर में देखते हुए बैक सीट के अजीब से माहौल को नोटिस किया और अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दैविक ने उसकी नज़रों को पकड़ लिया और ठंडी आवाज़ में कहा, ड्राइविंग पर फोकस करो। पास्ट में कोई भी लड़की जो दैविक के करीब आने की कोशिश करती, उसे वह इतनी कोटली घूरता कि वह खुद ब खुद दूर हो जाती। लेकिन इस बार न केवल वह अवनी को अपनी गाड़ी में बैठने दे रहा था, बल्कि जब गाड़ी उछली तो उसने उसे प्रोटेक्ट भी किया। वेद ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, सर, बिग बॉस की वजह से मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। दैविक हल्का सा कंफ्यूज हो गया और गंभीरता से उसकी ओर देखा। वेद ने आगे समझाया, आज मैं और सर बिग बॉस से मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि वह उस इंसान से पर्सनली मिलना चाहते हैं जिसने उनकी जान बचाई और उन्हें थैंक यू कहना चाहते हैं। फिर वह अवनी की तरफ देखते हुए बोला, मिस अवनी, शायद आपको पता नहीं, मगर वह बहुत ज़िद्दी हैं। जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वह आपसे मिलेंगे तो वह आपको ढूंढ ही लेंगे। इतना कहकर वेद ने दैविक की ओर देखा और चिंता भरे लहजे में बोला, सर, मुझे डर है कि बिग बॉस मिस अवनी की लाइफ डिस्टर्ब कर सकते हैं। क्या हम मिस अवनी के साथ उनका एक मीटिंग शेड्यूल रख सकते हैं, जिसमें वह जाकर उन्हें दवाइयों के बारे में अच्छे से समझा सकें और दवाइयाँ न लेने के खतरे के बारे में भी बता दें। मिस अवनी डॉक्टर हैं, तो बिग बॉस पक्का उनकी बात सुनेंगे। दैविक ने सोचते हुए अवनी की ओर देखा और पूछा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं मिस अवनी? अवनी को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन उसने जल्दी ही हामी भर दी। ओके, उसने सिर हिलाया। उसे डर था कि अगर लोग उसे ढूंढने लगे तो शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उन्हें होश आ गया तो मैं डायरेक्ट उनसे मिलूंगी। अगर वह अभी भी बेहोश हैं तो किसी और दिन जाकर मिल लेंगे, अवनी ने शांत लहजे में कहा। दैविक ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, ऑल राइट। फिर उसने अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटाकर अपने फ़ोन की ओर कर लीं और कुछ सेकंड सोचने के बाद बोला, अगर हम टाइम शेड्यूल करने वाले हैं तो क्या मैं आपको व्हाट्सएप पर ऐड कर सकता हूं? वेद ने अपने बॉस को पहली बार किसी लड़की का नंबर व्हाट्सएप पर ऐड करते हुए देखा तो उसकी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रही थी। वह लगभग हैरानी से मुस्कुराते हुए बोला, सर। दैविक ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर वह अवनी की ओर मुड़े और जेंटल टोन में बोले, जब आपके पास टाइम हो तो आप मुझे एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं आपको पिक करने आ जाऊंगा। ओके, अवनी ने संक्षिप्त जवाब दिया। सिटी हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम के बाहर। सिटी हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम के एंट्रेंस पर मदन अंकल बेचैनी से टहल रहे थे। उनकी निगाहें बार बार ऑपरेशन रूम के जलते रेड लाइट सिग्नल पर टिक जाती, जो यह दर्शा रहा था कि सर्जरी अभी जारी थी। 1 घंटा बीत चुका था और अब उनकी धड़कनें तेज हो रही थी। ठीक उसी वक्त एलिवेटर का दरवाज़ा खुला और दैविक व अवनी एक साथ बाहर निकले। हॉस्पिटल के सफ़ेद माहौल में दोनों किसी परफेक्ट जोड़ी की तरह दिख रहे थे, एकदम स्टनिंग और एलिगेंट। दैविक बाबा, मदन ने दैविक को देखा, फिर उसकी बगल में खड़ी उस यंग लड़की पर नज़र डाली। वह थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं पूछा। सर को अंदर गए हुए 1 घंटा हो गया है। डॉक्टर ने क्या कहा? दैविक की आवाज़ बेहद ठंडी थी। मदन ने निराश लहजे में जवाब दिया, उनकी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है सर। उनके चेहरे पर पछतावे की लकीरें उभर आई थी। काश मैंने उन्हें वह सूप पीने ही न दिया होता। दैविक ने बिना कोई भाव प्रकट किए सीधा आदेश दिया, जो सूप था उसे यहाँ लेकर आइए, मिस सिन्हा उसे चेक करेंगी। मदन ने झट से सिर हिलाया और सूप लाने के लिए अंदर चला गया, जबकि दैविक और अवनी ऑपरेशन रूम की तरफ देखने लगे। मदन हैरानी में थे, लेकिन बिना समय गंवाए उन्होंने वह सूप लाकर अवनी को दिया। अवनी ने चम्मच से सूप को धीरे धीरे हिलाते हुए उसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स को गौर से देखा। पहली नज़र में यह एक हार्ट नरिशमेंट सूप लग रहा था, मगर उसका स्वाद कुछ अलग था। जब उसने उसकी खुशबू को ध्यान से सूंघा तो उसे एक जानी पहचानी महक महसूस हुई। क्या इसमें हार्ट रिवाइव डाला गया है? अवनी ने अचानक मदन की ओर देखा। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी की चमक थी। मदन यह सुनकर चौंक गए, लेकिन तुरंत जवाब दिया, जो इंसान यह सूप लेकर आया था उसने कहा था कि हार्ट रिवाइव दिल के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप सही कह रहे हैं। अवनी ने धीरे से सिर हिलाया।
अब उसे समस्या का कारण समझ आ गया था। उसने गंभीर स्वर में कहा, मगर इस वक्त दीवान जी बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए यह सूप उनके लिए सही नहीं था, बल्कि यह उनकी सेहत के लिए उल्टा असर कर गया। तो इसका मतलब प्रॉब्लम सूप में नहीं, बल्कि सर की फिजिकल कंडीशन में थी। मदन अवनी की तेज बुद्धि से हैरान रह गए। सिर्फ एक बार सूप की खुशबू सूंघकर ही उसने समस्या का अंदाज़ा लगा लिया था। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे से अचानक हलचल। ठीक उसी वक्त ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और एक नर्स घबराई हुई दौड़ते हुए बाहर आई। मिस्टर मल्होत्रा, अच्छी बात है कि आप आ गए हैं। कृपया जल्दी से इस कंसल्टेंट फॉर्म पर साइन कर दीजिए। दैविक ने पेपर और पेन की तरफ देखा, लेकिन उन्हें छूने की बजाय सीधा सख्त आवाज़ में पूछा, मेरे दादाजी कैसे हैं? नर्स की घबराई हुई आवाज़ गूंजी, उनकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज़ सर, हम पर भरोसा कीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उन्हें बचाने की। प्लीज़ आप इसे जल्दी साइन कीजिए। दैविक अब भी असमंजस में था। उसने अवनी की ओर देखा और शांत लहजे में पूछा, तुम्हें क्या लगता है? अवनी ने नर्स की घबराहट और डॉक्टरों की हड़बड़ी को भांपते हुए जवाब दिया, दीवान जी की कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं है। वह समझ गई थी कि डॉक्टर सर्जरी के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं, जबकि यह ज़रूरी नहीं था। उसने घड़ी की तरफ देखा और आत्मविश्वास से कहा, मेरा इंतज़ार कीजिए। उसके साथ ही उसने अपना बैग दैविक की ओर बढ़ा दिया, जिसने बिना सवाल किए उसे पकड़ लिया। सबकी हैरानी और अवनी का अजीब फैसला, अवनी के अचानक वहाँ से जाने से सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मदन फुसफुसाए, दैविक बाबा, यह लड़की आखिर है कौन? उन्हें यह देखकर भी हैरानी हो रही थी कि दैविक उसके बैग को इतनी सहजता से पकड़े खड़ा था। वेद भी असमंजस में था। उसने धीरे से कहा, क्या ऑपरेशन रूम सामने नहीं है? मिस अवनी उस तरफ क्यों जा रही हैं? नर्स ने अधीर होकर कहा, मिस्टर मल्होत्रा, आपके दादाजी की हालत बहुत नाजुक है। प्लीज़ जल्दी से कोई फैसला कीजिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की आखिर कर क्या रही है, लेकिन उसे डर था कि ज़रा भी देर हुई तो मरीज की हालत और बिगड़ सकती है। अवनी का आत्मविश्वास और सभी की उलझन बिना किसी की परवाह किए अवनी राजीव के ऑफिस की ओर चली गई और वहाँ से ऑक्यूपंक्चर किट लेकर आई। फिर उसने नर्स से कहा, जल्दी से सर्जिकल क्लॉथ्स ला कर दो। यह सुनकर नर्स का मुंह खुला का खुला रह गया। सर, यह लड़की? वह पूरी तरह से अवाक थी। कौन है यह पागल? एक सीनियर नर्स फुसफुसाई, यह छोटी सी लड़की इतनी बुरी हालत में पड़े पेशेंट का ऑपरेशन करेगी? जैसा वह कह रही है वैसा करो। दैविक की गंभीर आवाज़ गूंजी। नर्स चौंक गई। दैविक की बात में इतना आत्मविश्वास था कि उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। और जो भी कहे बस उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। दैविक के इस स्पोर्ट से अवनी को एक बड़ा हौसला मिला। नर्स ने तुरंत आगे बढ़ते हुए कहा, मिस अवनी, प्लीज़ मेरे साथ आइए। वेद ने दैविक की ओर देखा और बोला, सर चलिए ऑब्जर्वेशन रूम में वेट करते हैं। कम से कम वहाँ से देख पाएंगे कि सर्जरी कैसे चल रही है। ऑल राइट, दैविक ने अवनी का बैग मजबूती से पकड़ते हुए कहा और आगे बढ़ गया। डॉक्टर अजय ने अवनी को अंदर आते देखा तो राहत की सांस ली। वह तुरंत बोले, मिस अवनी, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह जल्दी से साइड हो गए और उन्हें मुख्य पोजीशन दे दी। उनके चेहरे पर सम्मान झलक रहा था। आखिरी बार जब मैंने उसकी मेडिकल स्किल्स देखी थी तभी समझ गया था कि यह लड़की असाधारण है। ऑपरेशन रूम में खड़ी बाकी नर्सें आपस में फुसफुसाने लगी, क्या यह लड़की सचमुच इतनी अच्छी एबिलिटी रखती है? कल हॉस्पिटल में जो अफवाह फैली थी वह सच निकली। यही वह लड़की है जिसने पहले भी मिस्टर दीवान जी की जान बचाई थी। अगर यह सब सच था तो कोई हैरानी की बात नहीं थी कि हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय भी उसके सामने फेल हो गए थे। अवनी ने अपनी पूरी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए सर्जरी खत्म कर दी, लेकिन ऑपरेशन खत्म होने के बावजूद दीवान जी की सांसें अभी भी धीमी चल रही थी। उनकी हालत स्थिर तो थी, मगर पूरी तरह ठीक नहीं दिख रही थी। दैविक ऑब्जर्वेशन रूम में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसके चेहरे पर अब भी वही ठंडापन था। मिस अवनी, अब हमें क्या करना चाहिए? एक डॉक्टर ने घबराते हुए पूछा। बाकी डॉक्टरों के चेहरे पर भी घबराहट साफ झलक रही थी। वे सालों से मेडिकल फील्ड में थे और कई गंभीर केस देख चुके थे, लेकिन दीवान साहब की यह कंडीशन उनके लिए भी एक चुनौती बन गई थी। वहीं अवनी बिना किसी घबराहट के ऑपरेशन टेबल के सामने खड़ी थी। रुकिए, उसने ठंडे स्वर में कहा। यह सुनकर सभी डॉक्टर चौंक गए। रुके मगर क्यों? डॉक्टर भारद्वाज ने घबराते हुए पूछा।
दीवान जी की सांसें धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हैं और हमें इंतज़ार करना है। किस चीज़ का? डॉक्टर अजय का धैर्य जवाब दे रहा था। यह अभी बचाव का सबसे मुश्किल समय है। हर एक सेकंड कीमती है। परंतु अवनी शांत थी। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। सारे डॉक्टर उसे पैनिक में देखने लगे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर दैविक बेचैनी से खड़ा था। मदन जी भी चिंता में बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। सर, मिस अवनी क्या कर रही हैं? वेद ने धीरे से पूछा। मुझे नहीं पता। दैविक की आवाज़ में ठंडापन था, मगर उसकी मुट्ठियां कस चुकी थी। ऑपरेशन थिएटर के अंदर हर कोई अवनी की अगली चाल देखने के लिए बेताब था।